Hello all of you. Now let's see the chapter of special provisions. इसमें baggage, stores, postal goods and coastal goods 4 स्पेशल प्रोविजंस अपन देखेंगे. बैगेज जो एक पैसेंजर के साथ में आता है वो किस तरह से इंपोर्ट होगा, उसमें जो गुड्स है उस पर किस तरह से ड्यूटी लगेगी और क्या एग्जेम्पशन है उसमें, वो अपन देखेंगे. देन स्टोर्स, जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं टू बी सप्लाइड एज स्टोर्स टू फॉरेन गोइंग वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, वो किस तरह से इंपोर्ट होगा, कैसे उस पर ड्यूटी लगेगी, कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा. फिर पोस्टल गुड्स, जो पोस्ट से गुड्स आते हैं इंडिया में या जाते हैं एक्सपोर्ट में. एंड कोस्टल गुड्स, कोस्टल यानी जो अपने सी पोर्ट से दूसरे सी पोर्ट पे जाते हैं. जैसे बॉम्बे से गुड्स जा रहा है वास्को ड गामा, ना तो इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, अपना ही गुड्स है, अपने ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जा रहा है. वो किस तरह से ट्रैवल करेगा, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बहुत सिंपल है सारे और कोई ज्यादा मार्क्स इस पे है नहीं, एक्सेप्ट के बैगेज पे एक आधी क्वेश्चन कभी आता है, कभी पोस्टल पे. चारों में से कभी एक आध क्वेश्चन. ये पूरे चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स है मैक्सिमम. तो चलो बैगेज सबसे पहले देखते हैं. बैगेज इंक्लूड्स, डेफिनेशन दिया है, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज. तो बैगेज का डेफिनेशन ऐसा नहीं दिया है, बस इतना लिखा है कि उसमें अनअकम्पनीड को भी इंक्लूड करेंगे. तो बैगेज बेसिकली क्या होता है, जो अपने साथ में आता है. लगेज ऑफ ए पैसेंजर इज कॉल्ड एज बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल. आप मोटर व्हीकल को वैसे भी सूटकेस में डाल के कब ला सकते हैं, ला सकते हैं क्या? इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया है. कहने का मतलब है कि आप मोटर व्हीकल को साथ में लेके आओगे और कहोगे कि ये मेरा बैगेज है, तो नहीं चलेगा. एंड सेक्शन 15-16 जो ड्यूटी के रेट्स कब के लेना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में. फिर 44, 56, 91, 99 डू नॉट अप्लाई टू बैगेज. बेसिकली ये 2 सेक्शन जो है वो काम के हैं. हमने वहां भी देखा था, सेक्शन 15 में लिखा है कि दीज डू नॉट अप्लाई टू बैगेज. फिर डिक्लेरेशन रहता है सेक्शन 77 में, जो अपन नीचे अभी पढ़ेंगे, और 78 भी देखना ही है, तो ब्रीफ में देख के मतलब नहीं है, विल सी इन डिटेल. अब देखो, एक पैसेंजर यूएस से इंडिया आया, कौन? एंजेलिना जोली. तो वो अपनी झोली लेके आएंगी साथ में, तो उस झोली को कहते हैं बैगेज. बहुत ही खराब एग्जांपल था, अब भी बना वैसे, जोली के नाम से झोली याद आ गई मुझे, लेकिन चलो देखते हैं. सो द ओनर ऑफ द बैगेज shall for the purpose of clearing it make a declaration of its contents to the proper officer. This is known as baggage declaration form. अब आप लोग कभी ट्रैवल किए क्या फॉरेन? नहीं किए, कोई बात नहीं, करूंगे आगे, सीए बन जाओ जल्दी से, या सीएस जो भी आप बन रहे. अब जब आप फॉरेन ट्रैवल करोगे तो जाते वक्त तो ठीक है, लेकिन जब वापस हम आते हैं, वापस आते हैं तो बैगेज हमारे साथ में आता है. एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं, बैगेज क्लेम करते हैं. बैगेज क्लेम करने के बाद जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलने जाएंगे तो वहां 2 रास्ते आपको दिखेंगे. रास्ते नहीं रहते, ऊपर में लिखा रहता है ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल. तो ग्रीन चैनल एक दरवाजा है बाहर निकलने का, बैगेज क्लेम करने के, बैगेज उठाने के बाद. ग्रीन चैनल, ग्रीन चैनल से अगर आप गुजर रहे हैं उसका मतलब है कि आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन, कि आपके पास कोई भी ड्यूटीएबल इंपोर्टेड गुड्स नहीं है. आप फॉरेन से कोई भी चीज परचेज करके नहीं ला रहे जिसपे कस्टम ड्यूटी लगती है. ऐसे ही कपड़े वपड़े लेके गए थे और कपड़े लेके आ गए घूम घाम के स्विट्जरलैंड, हमारे पास कोई इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, तो आप ग्रीन चैनल से निकल जाओ. ऑफिसर्स खड़े रहेंगे उधर, ऐसे देखते रहते हैं सब लोगों को, कभी बैग को देखते हैं, कभी पर्सन को देखते हैं, और जहां उनको शक जाता है कि ये पर्सन के बैग में जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है तो उसको बाजू लेकर के ओपन करके चेक करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन. और अगर कुछ पकड़ा गया गुड्स तो फिर ना सिर्फ ड्यूटी लगाएंगे मगर पेनल्टी भी लगाएंगे फॉर रॉन्ग डिक्लेरेशन, और ऊपर से अलग से लेंगे, वो अलग बात. दूसरी तरफ है रेड चैनल. अगर आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स है जो आप इंपोर्ट करके लाए हैं, जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी भरने का है, तो आप फिर रेड चैनल में जाइए, वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को आप डिक्लेरेशन दीजिए कि क्या क्या गुड्स आपके पास है.
उसके वैल्यूज वगैरह सब लिखे रहते हैं, आप लिखो कि कितने में परचेज करके लाए, क्या किया, कुछ इनवॉइसेस वगैरह है तो वो दो, और उसके बेसिस पे फिर वहां जो ऑफिसर्स है, कस्टम ऑफिसर्स, वो आपके गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे, उस पे रेट ऑफ ड्यूटी लगाएंगे, और वो पे करने के बाद वहीं आपको पे करना इमीडिएटली, एंड देन यू आर अलाउड टू एंटर इंडिया। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट है बैगेज का। तो देखो, बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको कंटेंट का डिक्लेरेशन देने का है। अब ये कब, जब आप रेड चैनल में जाते हो। देन डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इफ एनी, अगर टैरिफ वैल्यू लगता है आपके गुड्स पे तो applicable to baggage shall be the rate and valuation in force on the date on which the declaration is made। ये जो डिक्लेरेशन आपने भरा, इस दिन का रेट और टैरिफ वैल्यू अगर है तो वो अपन लगाएंगे, सिंपल। और एक केस उसमें दिया है नरेश लोकुमल सराई, नाम भी अजीब अजीब होते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट देयर आर नो सेपरेट रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ बैगेज, therefore valuation rules apply to valuation of baggage also। जो valuation rules अपन ने पढ़े 2007 के, तो वही बैगेज को भी लगेंगे। वही ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स, डिडक्टिव वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू या बेस्ट जजमेंट वैल्यू, तो वो जो रूल्स है वो यहां पे भी लगेंगे। 78। फिर 79 एक छोटा सा सेक्शन है, बोनाफाइड baggage exempted from duty। The officer may allow duty free। तो यहां पे एक्चुअली सेक्शन पढ़ के कोई मतलब नहीं है, इसके बैगेज एग्जेम्पशन रूल्स है, बैगेज रूल्स जिसको हम कहते हैं, तो वो लास्ट में दिए हैं, वो अपन डिटेल में देखेंगे। तो ये सेक्शन सिर्फ पावर दे रहा है टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करने का पावर है। अब ये पावर को यूज करके रूल्स बनाए गए हैं, तो वो रूल्स अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और 79 पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 80 में आ जाओ, टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। ये इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी 2 मार्क का। तो देखो, टेम्पररी डिटेंशन, डिटेंशन यानी रोक के रखना, सीज करना नहीं, रोक के रखना। तो होता क्या है कि फॉरेन से कोई पर्सन आ रहा है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया, तो साथ में 2-4 पिस्टल विस्टल लेके आया, यानी अभी तो वहां प्रेसिडेंट है, उसके बनने के पहले जब आया था वो इंडिया, तो उनके पास क्या है, यूएस में तो लाइसेंस है ना, गन रखने का लाइसेंस मिलता है, लेकिन इंडिया में थोड़ी अलाउड है, तो वो गन लेके आ गया इंडिया। अब खैर डेफिनेटली कोई ऐसे जेब में रख के तो ला नहीं सकते, एरोप्लेन में अलाउड नहीं है, लेकिन बैगेज में रख के लाया, उसके सूटकेस में रखे हुए। तो जैसे वो इंडिया आया तो यहाँ पे ऑफिसर उसको रोक लेगा, भैया ये इंडिया में अलाउड नहीं है, तो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो कहते अरे साहब मेरे कॉन्फिस्केट मत करो, डिटेन कर लो, रखो यहाँ पर आपके पास कस्टडी में, और जब मैं वापस जाते रहूंगा मैं लेके चले जाऊंगा। तो वो कर सकते हैं आप, तो उसको कहते हैं डिटेंशन। आते समय गुड्स को डिपॉजिट कर दो एट दी, जैसे अपन उसमें जाते ना, देखो सिंपल एग्जांपल देखो मेरे दिमाग में, कोई भी मॉल में जाते तो क्या करते हैं कि हमारे पास जो बैगेज है जो हम कहीं और से खरीदी करके लाए हैं, वो अपन बैगेज काउंटर पे रख देते हैं, एक बिल्ला टोकन अपने को मिलता है, फिर हम शॉपिंग करते हैं और निकलते वक्त अपना बैग वापस लेके जाते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। तो मॉल समझ लो इंडिया है और ये कस्टम्स डिपार्टमेंट है, तो कस्टम्स ऑफिसर के पास हम छोड़ देंगे गुड्स अंदर आते समय इंडिया के, और जाते समय लेकर जाएंगे, सिंपल। Where the luggage of a passenger contains any article which is dutiable or the import of which is prohibited like guns, या फिर ड्यूटेबल है और वो ड्यूटी भरना नहीं चाहता, and a true declaration has been made under section 77, कोई छुपा के ला रहा था ऐसा भी नहीं है, ट्रू डिक्लेरेशन वॉज मेड, उसने आते के साथ बताया है कि देखो मेरे पास ये गुड्स है। Then proper officer may at the request of the passenger detain such article for the purpose of being returned to him on his leaving India. And if for any reason the passenger is not able to collect the article at the time of his leaving India, article may be returned to him through any other passenger authorized by him in writing and leaving India, or as cargo consigned in his name.
आपका कोई दोस्त वगैरह बाद में जाने वाला है तो उसको आप लेटर लिख के दे दो, अथॉरिटी लेटर, कि तुम मेरे गुड्स कलेक्ट कर लेना, वो भी कलेक्ट कर सकता है। या अगर कोई भी नहीं जा रहा और आप भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि आप दिल्ली से आए और आप चेन्नई से निकल जाओगे और गुड्स तो दिल्ली में आपने छोड़ा ना डिटेंशन में, तो चेन्नई से कैसे मिलेंगे आपको, तो कोई बात नहीं, आप निकल जाओ और यहाँ दिल्ली वालों को बोल दो कि भैया इसको कंसाइन कर दो मेरे नाम से मेरे यूएस के एड्रेस पे, तो वो कंसाइनमेंट से भेज देंगे कार्गो, लेकिन उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे ऑब्वियसली। और आखिरी में रेगुलेशन बनाने का पावर है बोर्ड के पास, कि बोर्ड में मेक रेगुलेशन, रेगुलेशन यानी कि जैसे फॉर्म कैसे होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, तो उसका फॉर्मेट्स और वो सब वो बनाएंगे। देखो, प्रोवाइडिंग द मैनर फॉर डिक्लेयरिंग द कंटेंट्स इन अ फॉर्म फॉर डिक्लेरेशन, providing for the custody, examination, assessment and clearance of baggage, and providing for transit or transshipment of baggage from one customs station to another or to a place outside India. ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट के भी रेगुलेशंस बनाएंगे। कौन बनाएगा? बोर्ड। ये इंटरनल डिपार्टमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं वो कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता इसमें, तो एक ही क्वेश्चन आता है मेनली इस पे, सेक्शन 80 डिटेंशन ऑफ बैगेज। फिर पोस्टल गुड्स पे चलते हैं क्योंकि इसके बैगेज के जो रूल्स है वो लास्ट में दिए हैं चैप्टर के एंड में, एग्जेम्पशन रूल्स, तो उसको अपन देखेंगे लास्ट में। फिर आता है पोस्टल गुड्स। पोस्टल गुड्स यानी जो बाई पोस्ट इंडिया में आएगा, तो इसमें क्या होता है कि फॉरेन से हमारे दोस्त ने एक पार्सल हमारे नाम से भेजा है, उस पार्सल में कुछ गुड्स है, तो वो पार्सल वहां से पोस्ट ऑफिस को दे देगा यूएस के, यूएस पोस्ट ऑफिस पोस्टल बैग बांध के इंडिया भेज देंगे। इंडिया में पोर्ट एरिया में पोस्ट ऑफिस होता है जिसको अपन फॉरेन पोस्ट ऑफिस कहते हैं, तो यहां पे जब गुड्स लैंड होंगे, शिप जब आएगा इंडिया, तो अपन ने देखा था उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कि एंट्री इनवर्ड की कोई जरूरत नहीं है पोस्टल मेल बैग्स को, है ना, तो जैसे ही शिप आएगा तो मेल बैग्स उतर जाएंगे, उसको एंट्री इनवर्ड की जरूरत नहीं है। कार्गो एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद उतरता है, लेकिन मेल बैग्स जो है वो वैसे उतार लिए जाएंगे और वो सीधे कहां जाएंगे? पोस्टल डिपार्टमेंट में। तो अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक ऑफिस वहां पर है पोर्ट पे, तो वहां चले जाएगा। फिर वहां पे जो पोस्ट ऑफिसर है, पोस्ट ऑफिसर, वो क्या करता है कि देखता है कि डिक्लेरेशंस जो इन सब के साथ में आते हैं, डिक्लेरेशंस, वो डिक्लेरेशंस को एंट्री यानी बिल ऑफ एंट्री मानेगा, बिल ऑफ एंट्री माना जाता है। फिर वो पूरा लिख करके एक लिस्ट बनाएगा कि कौन से गुड्स आए हैं, उसकी वैल्यूज क्या है, उस पर कितना रेट ऑफ ड्यूटी लगना चाहिए, और वो सबमिट करता है कस्टम्स ऑफिसर को। फिर कस्टम ऑफिसर वो वैल्यू, रेट ऑफ ड्यूटी सब लगा करके ड्यूटी कैलकुलेट करता है, ड्यूटी कैलकुलेट करके गुड्स रिटर्न कर देता है पोस्ट ऑफिसर को। फिर पोस्ट ऑफिसर ये गुड्स वहां से निकलता है, वहां से निकल जाता है गुड्स और आपके घर पे आता है। आपके घर जब आएगा गुड्स, तो गुड्स वो आपको डिलीवर नहीं करेगा पोस्टमैन, पहले एक लेटर आपको देगा, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेजमेंट ऑफ द कस्टम्स ऑफिसर। वो कस्टम्स ऑफिसर ने जो ड्यूटी असेस की थी ना, तो उसका एक सर्टिफिकेट बना के देता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेजमेंट। अप्रेजमेंट यानी अप्रेजल यानी वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी। तो वो आपको देगा जिसमें लिखा होगा कि भैया आपको 2000 4000 जो भी है ड्यूटी भरने की है, तो वो आप पोस्टमैन को देंगे। हाँ, यू विल पे दैट ड्यूटी टू द पोस्टमैन एंड देन ही विल डिलीवर द गुड्स टू यू। ठीक है, और फिर ये ड्यूटी पोस्टमैन ने कलेक्ट कर लिया, यानी पोस्ट ऑफिस कलेक्ट कर लेगा ड्यूटी, एंड देन इट विल रेमिट द ड्यूटी टू द कस्टम्स ऑफिस। तो ऐसा है, सिंपल रूल रहते। तो इसमें पोस्ट एक्ट जो है, जैसे यहां दिया है, दो सेक्शंस दिए, देखो 24 एंड 24A ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 और कस्टम्स के जो सेक्शंस है, तो ये कंबाइनली अपने को देखने पड़ते हैं। हालांकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन दिया है एक बार जनरल नॉलेज के लिए, समझने के लिए है, देख लेते हैं। पावर टू डील विद पोस्टल आर्टिकल्स कंटेनिंग गुड्स कॉन्ट्राबैंड और लायबल टू ड्यूटी। कॉन्ट्राबैंड यानी जो बैंड है, यानी कि प्रोहिबिटेड है, या फिर लायबल टू ड्यूटी है, तो उसको पोस्ट ऑफिस वाले कैसे हैंडल करेंगे।
The post office authority has a right and duty to open and examine a postal article. देखो जो आर्टिकल इंडिया आता है, अगर उसके साथ कोई डिक्लेरेशन वगैरह नहीं है तो फिर ये ओपन करके उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या है. They have the right to open if they want to check. Then the right can be exercised only if he has reasonable suspicion that the goods contained in the article are liable to duty of custom or are prohibited, yani subject to prohibition. Before opening and examining the post article, he should issue a notice in writing to the addressee asking him to be present at an appointed time and place for the opening of the article. एड्रेसी को भी बुलाएंगे कि भैया तुम्हारा आर्टिकल आया है, इसको खोल के देखना है, तुम आ जाओ. The addressee can be present either in person or by his agent, and if the addressee or his agent does not turn up at the appointed time and place, the postal authorities are entitled to open and examine the article in his absence also. नहीं आता है तो ओपन करके वैसे ही देख लेंगे. And 24A says, further provides that the specified postal officer shall deliver such postal article to specified customs authority who shall deal with such article in accordance with provisions of Customs Act. ये वैल्यूएशन के लिए. तो आर्टिकल पोस्ट ऑफिस वाला जो है ऑफिसर, वो कस्टम्स ऑफिसर को देगा फॉर द पर्पस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन. फिर सेक्शन 83 क्या कहता है, देखो कि रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, यानी अगर गुड्स को टैरिफ वैल्यू लगता है, ठीक है, तो वो टैरिफ वैल्यू किस दिन का लिया जाएगा, क्योंकि टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते रहता है, चेंजेस भी आते रहते हैं उसमें. टैरिफ वैल्यू यानी कि वैल्यू फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और रेट ऑफ ड्यूटी तो आपको मालूम ही है. तो रेट ऑफ ड्यूटी को किस दिन का लेना और टैरिफ वैल्यू भी किस दिन का लेना, तो वो देखो उसमें क्या लिखा है. इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट और कुरियर. ठीक है, पोस्ट और कुरियर दोनों इसमें कवर्ड है. तो पहले लिखा है कि रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इफ एनी एप्लीकेबल ऑन टू एनी गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट और कुरियर shall be the rate and valuation in force on the date on which the postal authorities or the authorized courier, जैसे DHL वगैरह, presents to the proper officer a list containing the particulars of such goods for the purpose of assessing the duty thereon. तो इसमें क्या होता है कि जैसे गुड्स का पार्सल बैग जब इंडिया पहुंचता है शिप से या एयरक्राफ्ट से, जो भी पहुंचा इंडिया, तो पोस्टल अथॉरिटी या फिर कुरियर जो इसको रिसीव करता है, जैसे DHL इंपोर्ट करके लाया तो DHL या इंडियन पोस्ट के पास बैग पहुंचा, तो वहां पे वो एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स दैट हैव बीन रिसीव्ड, और फिर वो पूरा लिस्ट बनाकर कस्टम्स ऑफिसर को सबमिट होता है कि ये पैकेट्स आए हैं और इसके अंदर ये गुड्स है और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है. अगर उसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए होंगे गुड्स के साथ, तो उसके बेसिस पे वैल्यूएशन वगैरह करके वो देंगे. तो ये जो पूरी लिस्ट है जो सबमिट हुई कस्टम्स ऑफिसर को, ये किस दिन हुई वो अपन देखेंगे. सो दिस लिस्ट इनडायरेक्टली इज द एंट्री डॉक्यूमेंट. तो इस दिन का रेट ऑफ टैक्स जो है वो लिया जाएगा. समझ में आया? जिस दिन ये लिस्ट सबमिट हुई, किसने किसको सबमिट की, पोस्टल अथॉरिटी या कुरियर ने सबमिट की, किसको, कस्टम्स ऑफिसर को, ड्यूटी को असेस करने के लिए. प्रोवाइडेड दैट इफ सच गुड्स आर इंपोर्टेड बाय वेसल and the list of goods containing the particulars was presented before the date of arrival of the vessel. अगर शिप पहुंचा नहीं है लेकिन पोस्टल अथॉरिटी को मालूम पड़ जाता है ना. अब जैसे DHL US ने एक पूरा बड़ा कंसाइनमेंट भेजा है DHL इंडिया को, तो DHL इंडिया को कंप्यूटर से तो आई जाएगा ना, इंटरनेट से, पूरे ईमेल से तो आई जाएगा कंप्लीट लिस्ट के कौन से गुड्स आने वाले. तो इन्होंने अगर कस्टम्स ऑफिसर को एडवांस में ये लिस्ट सबमिट की है, जैसे अपन देखते थे ना एडवांस बिल ऑफ एंट्री, वैसी एडवांस में अगर लिस्ट सबमिट हुई है तो फिर क्या करेंगे, देन इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रेजेंटेड ऑन द डेट ऑफ सच अराइवल. यानी कि फिर अपन रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का लेंगे, डेट ऑफ अराइवल ऑफ द वेसल का लेंगे. जिस दिन वेसल अराइव होगा उस दिन का रेट ऑफ टैक्स जो भी है वो लिया जाएगा और उस दिन का टैरिफ वैल्यू जो है
वो लिया जाएगा. So you can say the date of submission of list or arrival of the vessel, whichever is later. Simple. जैसे bill of entry में होता है whichever is later, वैसे यहाँ पे भी है. Then second point says that the rate of duty and tariff value, if applicable to any goods exported by post, shall be the rate and value in force. तो post में courier भी आ जाएगा, post और courier. कुरियर वर्ड वहां आया नहीं, उसको ऐड कर दो. पोस्ट और कुरियर shall be the rate and value in force on the day on which the exporter delivers such goods to the postal authorities or courier, authorized courier. लिखा ही और the authorized courier for exportation to the postal authorities or the authorized courier for exportation. यानी मैं अगर एक कंसाइनमेंट आज एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मैं गया कुरियर वाले के पास, मैंने उसको दिया ये लो कंसाइनमेंट. तो आज का जो दिन है, इस दिन का जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा वो लिया जाएगा. और अगर ये कुछ टैरिफ वैल्यू में आते हैं तो उसका जो आज का टैरिफ वैल्यू होगा वो भी लिया जाएगा. लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी तो वैसे ही बहुत कम गुड्स पे लगती है. वो देखे थे ना अपन ने, हाइड्स एंड स्किन्स एंड स्नेक लेदर स्किन्स एंड वो सब, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं. बाकी नॉर्मल गुड्स तो सब एग्जेम्प्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी से, तो कोई उसमें वैल्यूएशन कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो वो 83 है. एंड देन 84 में कुछ नहीं है, रेगुलेशंस बनाने के पावर है बोर्ड के पास. तो किन किन चीजों के लिए रेगुलेशंस बनेंगे देखो. रेगुलेशंस रिगार्डिंग गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट और कुरियर. द बोर्ड यानी CBIC may make regulations providing for the form and manner in which an entry may be made in respect of goods imported or exported by post or courier. यानी इसका एंट्री कैसे होगा, यानी बेसिकली जो वो लिस्ट है वो कैसे बनेंगी बेसिकली. या जैसे आप एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं तो आप कौन सा फॉर्म भर के गुड्स देंगे पोस्टल अथॉरिटीज को या कुरियर को, तो वो उसमें रहेगा एंट्री. Then examination, assessment or to duty and clearance of goods imported or exported by post or courier. इनका एग्जामिनेशन कैसे होगा, कौन सा ऑफिसर करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या बॉक्स को ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट को कंसिडर करेंगे, तो वो सब बातें भी लिखी जाएंगी रेगुलेशंस के अंदर. और तीसरे में है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट और कुरियर फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन टू अनदर और टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. यानी इसका ट्रांजिट जो है फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन टू अनदर कस्टम स्टेशन वो कैसे होगा. अगर पोस्टल बैग्स का ट्रांजिट है या ट्रांसशिपमेंट है फ्रॉम वन पोर्ट लैंड होने के बाद फिर दूसरे पोर्ट पे लेके जा रहे हैं तो वो कैसे होगा. या इंडिया के बाहर जाने वाला है तो वो कैसे होगा, तो उसके भी रेगुलेशंस बनेंगे. सिंपल. फिर स्टोर्स आता है. स्टोर्स में एक आध क्वेश्चन आता है, ये ज्यादा काम का है. स्टोर्स यानी 2-4 बार मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जो शिप पे कंजम्पशन के लिए चीजें होती है उसको कहते हैं स्टोर्स. शिप के ऊपर कंजम्पशन के लिए जो चीजें होती है तो उसमें अपन क्या करते हैं. सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं कि चॉकलेट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से. किस काम के लिए, इंडिया में लाने के लिए नहीं, लेकिन जो फॉरेन गोइंग वेसल्स है, जो शिप्स फॉरेन जाने वाले हैं या जो एयरक्राफ्ट्स फॉरेन जाने वाले हैं, उनको सप्लाई करने के लिए टू बी यूज्ड एज स्टोर्स ऑन देम. तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री में अलाउड रहता है, ड्यूटी फ्री. आप चॉकलेट जब लाओगे तो ड्यूटी फ्री रहेंगे, उसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा. उसको अपन वेयर हाउस में भी रख सकते हैं विदाउट इवन फाइलिंग अ बॉन्ड, उसमें बॉन्ड भी नहीं लगता. यस, वेयर हाउसिंग बॉन्ड भी नहीं लगता उसमें, आप उसको सीधा वेयर हाउस में रख सकते हो और फिर वहां से आप उसे फॉरेन गोइंग शिप्स या एयरक्राफ्ट जो है उनको सप्लाई कर सकते हो ड्यूटी फ्री, बॉन्ड फ्री, ड्यूटी फ्री. और दूसरा तरीका है कि अगर आप उसको इंडिया में लेके आ ही गए, इंपोर्ट कर ही लिया ड्यूटी पे करके,
और बाद में उसको एज अ शिप स्टोर सप्लाई करोगे तो आपको 100% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा. वो ड्यूटी ड्रॉबैक पे पढ़ा था मैंने. इफ इट इज सप्लाइड एज स्टोर्स यू आर एंटाइटल्ड फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक. तो उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है. तो देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, फटाफट देखते हैं. पहले डेफिनेशन दिया है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर्स? स्टोर्स मीन्स गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट and includes fuel, spare parts and other articles of equipment whether or not for immediate fitting. यानी spares जो होते हैं, spare machine, spare pump, spare this, spare that, जो शिप के ऊपर spare मशीनरी होती है ना, कहीं भी बीच में समुद्र में खराब हो गई तो रिप्लेस करने के लिए. फिर इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके टूल्स वगैरह बहुत सारी चीज होती है. एंड फ्यूल ऑल्सो, डीजल जो लगेगा या पेट्रोल या जो भी लगता है, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टोर्स. The ambit of the term stores can be understood if the following needs of the vessel or conveyance are taken into account. तो ये फिर एग्जाम्पल्स है. These are examples. एक बार पढ़ के रखो. सबसे पहले क्या याद आता है अपने को? फूड एंड ड्रिंक. पैसेंजर क्रू जो जाएगा शिप के ऊपर, उनको खाने पीने की चीजें लगेंगी ना, तो वो सबसे पहली चीज. एंड अदर नीड्स ऑफ द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को जो जो चीजें लगता है वहां. एंड क्रू एंड अदर ह्यूमन बींग्स ऑन बोर्ड द वेसल एयरक्राफ्ट कन्वेयंस. देन फ्यूल, अपनी पेट पूजा, तो शिप की भी पेट पूजा. शिप की पेट पूजा किससे होगी? फ्यूल से. नेसेसरी फॉर रनिंग द वेसल एयरक्राफ्ट कन्वेयंस, फॉर एग्जाम्पल डीजल, फर्नेस ऑयल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी पेट्रोल विच इज यूज्ड इन प्लेन्स, तो वो सब लगेगा. Then conveyance has to carry with it certain essential spare parts for maintenance and repair of the machine वगैरह machinery. Then certain essential medical items like first aid boxes etc. Then life saving things like lifeboats, life belts, वो सब उसमें आएंगे. And if the voyage is long and tedious, certain entertainment भी रहता है ना, प्लेन वगैरह पे entertainment system रहते हैं, मूवी देखो आप, तो वो सब भी उसमें आएंगे. देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्कोहलिक लिकर भी सर्व होता है प्लेन वगैरह के ऊपर. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वीडियोज, रेडियोज, गेम्स, टॉयज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारी चीजें रहेंगी. तो ये सब एग्जाम्पल्स है. अब देखो टेक्निकली 85 सबसे इंपॉर्टेंट है. स्टोर्स में बी अलाउड टू बी वेयरहाउस्ड विदाउट असेसमेंट टू ड्यूटी. मैंने कहा ना, स्टोर्स आते हैं, हम खरीद के लाएंगे बाहर से इंपोर्ट करके, और उसको वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं विदाउट इवन फाइलिंग अ बॉन्ड. तो जब बॉन्ड ही नहीं है तो ड्यूटी का असेसमेंट भी नहीं होगा, तो उसमें ड्यूटी असेसिट नहीं होती और बॉन्ड भी फाइल नहीं होता, कुछ नहीं, सीधा गुड्स को लेके जाके आप वेयरहाउस में रख सकते हो. तो वो लिखा है देखो, वेयर एनी इंपोर्टेड गुड्स आर एंटर्ड फॉर वेयरहाउसिंग and the importer makes and subscribes to a declaration that the goods are to be supplied as stores to vessels or aircrafts without payment of import duty, the proper officer may permit the goods to be warehoused without the goods being assessed. Without being assessed. फिर उसके regulations भी दिए कि कैसे ही होता है. उसमें लिखा, रेगुलेशन हैज बीन मेड टू रेगुलेट सच वेयरहाउसिंग ऑफ शिप स्टोर्स एंड इज कॉल्ड बॉन्डेड एयरक्राफ्ट स्टोर्स प्रोसीजर रेगुलेशंस ऑफ 1965. इतने पुराने हैं. रेगुलेशंस प्रोवाइड दैट whenever any imported goods intended for supply to use in foreign going aircrafts, अब ये एयरक्राफ्ट्स के दिए हैं, वैसे ही वेसल के भी है, are to be entered for warehousing, an application under the prescribed form should be made to assistant or deputy commissioner. This application will be treated as bill of entry. On receipt of the said application, the ACDC may permit the goods specified in the application to be warehoused without the goods being assessed to duty. And when the said warehouse goods are to be cleared for use as stores in a foreign going aircraft, an application has to be made to ACDC. Again application करो कि हमको ये लेके जाना है, अब शिप को सप्लाई करना है, एयरक्राफ्ट को सप्लाई करना है. एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज शिपिंग बिल. तो आते वक्त उसको बिल ऑफ एंट्री मानेंगे और जाते वक्त डिक्लेरेशन को शिपिंग बिल मानेंगे. ऑन रिसीट ऑफ दिस एप्लीकेशन द एसीडीसी में परमिट क्लियरेंस ऑफ द वेयरहाउस गुड्स स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर बीइंग टेकन ऑन बोर्ड द फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट एज स्टोर्स.
फिर वो शिप पे या एयरक्राफ्ट पे चले जाएंगे। देन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स, इसको ट्रांजिट भी कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, यानी एक शिप आया है चाइना से, उसके बाद बहुत सारे शिप स्टोर्स है, ऑल चाइनीज गुड्स। एक शिप आया है उधर लंदन से, तो उनके पास वहां के गुड्स है। अब ये आपस में तो होता ही है ना, जैसे दो दोस्त मिलते हैं कहीं पर, मैं आया हूं लंदन से, आप आए चाइना से, तो आप मेरे को कोई चाइनीज गुड्स देंगे, मैं आपको कोई लंदन के गुड्स दूंगा। मेरे को आपका खाना अच्छा लगता है, आपको मेरा खाना अच्छा लगता है ना। तो मैं मेरे स्टोर्स आपको और आपके स्टोर्स मैं ले सकता हूं विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी। दोनों फॉरेन गोइंग वेसल्स है, वो एक दूसरे को ट्रेड कर सकते हैं शिप स्टोर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। एनी स्टोर्स इंपोर्टेड इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी रिमेन ऑन बोर्ड। एक तो सिंपल पॉइंट है, रिमेन ऑन बोर्ड सच वेसल और एयरक्राफ्ट व्हाइल इट इज इन इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। जो स्टोर्स आया है, स्टॉक तो रहेगा ना, वो रहेगा, वो रह सकता है और वहां कंज्यूम भी हो सकता है। लोग हैं तो खाते पीते तो रहेंगे ना डेली, और ट्रांसफर भी हो सकता है। तो देखो, एनी स्टोर्स इंपोर्टेड इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट में विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर बी ट्रांसफर्ड टू एनी वेसल और एयरक्राफ्ट एज स्टोर्स फॉर कंजम्पशन देयरिन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 87 और 90। तो एक शिप दूसरे शिप को बेच भी सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को बेच सकता है। तुम्हारा खाना मैं खाऊंगा, मेरा खाना आप खाएंगे। फिर 87 है, इंपोर्टेड स्टोर्स में बी कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड अ फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। अब यह फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट हर जगह पे आएगा। इसका डेफिनेशन अपन बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, उस वक्त खास मैंने समझाया था आपको। फॉरेन गोइंग वेसल किसको कहेंगे? जो यहां भी इंडिया में है, लेकिन यहां से कहां जाने वाला है? फॉरेन, कोई भी फॉरेन कंट्री जाने वाला है तो उसको फॉरेन गोइंग वेसल कहा जाता है। सिमिलरली फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट जिसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है। अब जैसे दिल्ली से एक प्लेन उड़ा, लेकिन चेन्नई में लैंड होगा और चेन्नई से जाएगा सिंगापुर, तो वहां से उड़ेगा, चेन्नई में लैंड होगा, वहां कुछ पैसेंजर्स को फेंकेगा, कुछ नए लेगा, उठाएगा और जाएगा सिंगापुर। तो दिल्ली से जब ये प्लेन उड़ा या उड़ने वाला है, तो उसको डोमेस्टिक प्लेन कहेंगे कि फॉरेन गोइंग कहेंगे? उसको फॉरेन गोइंग ही कहेंगे। अल्टीमेट डेस्टिनेशन देखने का है। मिडवे तुम हो सकते हो कि इंडिया में और एक एयरपोर्ट पे लैंड करो, लेकिन वो अपन नहीं देखेंगे, अपन उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन देखेंगे। या जैसे एक शिप आया, कहां से? दुबई से इंडिया आया, बॉम्बे, बॉम्बे से कोचीन जाएगा, कोचीन से चेन्नई और चेन्नई से सिंगापुर। तो बॉम्बे में जब आया है तो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो सिंगापुर है ना। अगला डेस्टिनेशन कोचीन है, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन सिंगापुर है। तो इस शिप को फॉरेन गोइंग शिप कहा जाएगा। सिमिलरली दिल्ली से एयरक्राफ्ट है तो उस एयरक्राफ्ट को फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट ही मानेंगे, इवन दो द नेक्स्ट स्टॉप इज इन चेन्नई। आया समझ में? गुड। तो ऐसे जो फॉरेन गोइंग वेसल्स एयरक्राफ्ट है, उनको जो स्टोर्स सप्लाई होगा वो फ्री ऑफ ड्यूटी रहेगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ड्यूटी। तो चलो देखते हैं सेक्शन। एनी इंपोर्टेड स्टोर्स chocolates which are imported from Switzerland on board a vessel or aircraft may without payment of duty be consumed thereon। खा सकते हो उस पे चॉकलेट, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। As stores during the period such vessel or aircraft is a foreign going vessel or aircraft। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब तक ये फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट है तो उस पर कंजम्पशन फ्री ऑफ ड्यूटी होगा। लेकिन अब देखो, एक शिप है जो फॉरेन से इंडिया आया और बस इंडिया ही जा रहा है, अब कहीं बाहर नहीं जाने वाला। सो इट इज गोइंग टू बिकम अ डोमेस्टिक शिप। अब ये फॉरेन गोइंग शिप नहीं रहा, तो इस वक्त जो स्टोर्स होगा उसके बाद, जैसे अगर कोई शिप बस परमानेंटली इंडिया आ रहा है, अब इंडिया में ही रहेगा, तो उस पे जो स्टॉक ऑफ स्टोर्स रहेगा ना आते समय, वो स्टॉक के ऊपर अपन इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेंगे, क्योंकि अब उसका कंजम्पशन होने वाला है इंडिया में, तो उस पे ड्यूटी लगेगी।
तो एक शिप फॉरेन से इंडिया आया और इंडिया में ही रहने वाला है, तो जितना स्टोर्स वो लेकर के आएगा, जितना स्टॉक उसके पास होगा इंडिया में आते समय, उस पे ड्यूटी चार्ज होगी। लेकिन अगर ये शिप वापस जाने वाला है फॉरेन, तो फिर ये फॉरेन गोइंग वेसल हो गया। अगर ये फॉरेन गोइंग वेसल है, रशिया से आया है रशिया जाएगा, चाइना से आया है चाइना जाएगा, दुबई से आया है दुबई जाएगा, या और कहीं भी जाएगा, तो कंजम्पशन अलाउड है ड्यूटी फ्री। समझेगा? समझ में आया? वेरी गुड। तो फॉरेन गोइंग को अंडरलाइन करो। कंजम्पशन किसके ऊपर ड्यूटी फ्री अलाउड है? फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट के ऊपर। जिसके फॉरेन से एयरक्राफ्ट आते हैं, लुफ्थांसा का एयरक्राफ्ट आया, एयर फ्रांस का एयरक्राफ्ट आया और जाएगा वापस, तो जाएगा, जाने वाला है ना, तो फिर कंजम्पशन ड्यूटी फ्री रहेगा। In other words, no duty is leviable as long as the vessel or aircraft is a foreign going vessel or aircraft. Very important point. However, if the vessel aircraft ceases to be so, यानी अब वो foreign going नहीं है and converts to a total run or local flight, यानी उसका रन खत्म हो गया, फॉरेन रन खत्म हो गया और अब वो लोकल फ्लाइट है या लोकल शिप है, ड्यूटी विल बी चार्जेबल ऑन द स्टोर्स ऑन बोर्ड, यानी स्टॉक, जितना स्टॉक होगा उस पर ड्यूटी चार्ज होगी। Thus, in the case of a vessel aircraft arriving in India and terminating their voyage at the port of arrival, or vessel aircraft arriving in India and subsequently converting into coastal voyage, फिर coastal voyage में convert हो गया, coastal voyage में convert हो गया यानी कि अब उसको फॉरेन जाने का ही नहीं है, there is no destination outside India। न्यूयॉर्क से शिप बॉम्बे आया और खत्म हो गया, अब बॉम्बे से कलकत्ता जाएगा, बस कलकत्ता से फिर बॉम्बे आएगा, अब फॉरेन गोइंग नहीं है, तो फिर जो स्टॉक होगा उसके ऊपर इंडिया में आते समय, बॉम्बे आते समय, उस पर ड्यूटी चार्ज होगी। सो इंपोर्ट ड्यूटी वुड बी चार्जेबल। सिमिलरली एयरक्राफ्ट में भी फिर वो डोमेस्टिक फ्लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एयरक्राफ्ट है यूएस से इंडिया आ रहा है, आने के बाद वो डोमेस्टिक फ्लाइट में यूज होगा, अब वो फॉरेन गोइंग नहीं है, अब वो डोमेस्टिक बन गया, अब यही उड़ेगा अपने हवा में, तो फिर जितना स्टॉक वो लेके आएगा उस पर ड्यूटी चार्ज होगी। तो ऐसे लिखा है, वुड बी चार्जेबल ऑन द अनकंज्यूम्ड स्टोर्स, यानी स्टॉक ऑफ स्टोर्स brought by the vessel or the aircraft or conveyance at the point of entry into India. The stores list in the import manifest forms the basis of the chargeability. जो स्टोर लिस्ट होता है ना, तो उसमें पूरा स्टॉक मेंशन होगा, उस पर भी ड्यूटी चार्ज होगी। फिर 88 है सेक्शन, क्या कहता है कि वेयरहाउस्ड गुड्स, जो वेयरहाउस में पड़े हुए हैं, can be taken on board any foreign going vessel or aircraft without payment of duty. 69 क्लियरेंस फ्रॉम वेयरहाउस है, तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आप गुड्स को क्लियर करोगे तो फिर आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है। वेयरहाउस गुड्स है, उसको अपन फॉरेन गोइंग वेसल को सप्लाई कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और ड्यूटी ड्रॉबैक भी अपन क्लेम कर सकते हैं, 100% ऑफ द ड्यूटी पेड शैल बी अलाउड एज ड्यूटी ड्रॉबैक on fuel and lubricating oil taken on board any foreign going aircraft as stores। तो अगर आप इंपोर्ट करते हो ड्यूटी भर चुके हो फ्यूल और लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह के ऊपर, और बाद में उसको एज अ फ्यूल सप्लाई करोगे फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट, तो उस पर 100% ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो ये ऑयल कंपनीज के लिए बेसिकली एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो सप्लाई करते हैं, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल इंपोर्ट करते समय मान लो ड्यूटी भर दी है, फिर हम उसको फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट को सप्लाई करेंगे तो उस पर ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा 100%, और अपने डोमेस्टिक वालों को करेंगे, इंडिगो एयरलाइंस को करेंगे तो टैक्सेबल है, फिर रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन फॉरेन एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया फ्यूल तो उस पर रिफंड मिल जाता है, 100% ड्यूटी ड्रॉबैक। देन स्टोर्स टू बी फ्री ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, इस पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। अगर हमने डोमेस्टिक गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में जो थे उस पर हमने एक्सपोर्ट किया एज स्टोर्स, तो उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह माफ है। देन कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड स्टोर्स फॉर द नेवी, नेवी को सप्लाई करने के लिए अगर आपने इंपोर्ट किया चॉकलेट्स तो उसमें भी कुछ एग्जेम्पशन है। हालांकि नेवी के शिप्स तो इंडिया में ही रहेंगे, दे आर नॉट फॉरेन गोइंग शिप्स, बट स्टिल देयर इज एग्जेम्पशन।
ऊपर में लिख दो नॉट फॉरेन गोइंग शिप्स। ये फॉरेन गोइंग वेसल है क्या? नो। बट स्टिल देयर आर कंसेशंस। तो क्या लिखा है देखो, फॉलोइंग इंपोर्टेड स्टोर्स मे बी कंज्यूम्ड ऑन बोर्ड अ शिप ऑफ इंडियन नेवी विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। स्टोर्स फॉर द यूज ऑफ शिप ऑफ इंडियन नेवी or stores supplied free by the government for the use of the crew of a ship of the Indian Navy in accordance with their conditions of service. And warehouse goods can also be taken on board ship of Indian Navy as stores without payment of the import duty under 69, and 100% drawback will be allowed. जो भी स्टोर्स हम सप्लाई करेंगे नेवी को उस पे 100% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर ड्यूटी ऑलरेडी पेड हो चुकी है और बाद में अपन सप्लाई करेंगे तो ड्रॉबैक ले लेंगे, और अगर वेयरहाउस में रख के रखें तो फिर वहां से सप्लाई कर देंगे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। फिर आता है कोस्टल गुड्स। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बहुत सिंपल है। कोस्टल यानी मुंबई टू गोवा, गोवा टू पोरबंदर, अपना ही गुड्स है, इंडिया के इंडिया में घूम रहा है, लेकिन बस इतना है कि समुंदर के रास्ते से जा रहा है और आ रहा है। अब आप कहेंगे सर इसमें कस्टम ड्यूटी तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो फिर लिखा क्यों है? कंट्रोल के लिए। कंट्रोल एक्सरसाइज करना जरूरी है, बिकॉज अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप गुड्स जो इंपोर्ट करके ला रहे थे आने के बाद उसको बताओगे कोस्टल गुड्स है और लफड़ा करोगे, टैक्स अवॉइडेंस कर सकते हो। तो उसको रोकने के लिए कंट्रोल जरूरी है, मूवमेंट पे कंट्रोल करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा देखो, बता दो एक एग्जांपल। ये अपना इंडिया है, आप ये पोर्ट से ये पोर्ट पे गुड्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम ऐसा बताएंगे कि हम यहां से यहां लेके आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा। ये इधर जापान से एक शिप इधर आएगा बीच रास्ते में, ये इधर से जो अपने एक पोर्ट से अपन बता रहे थे दूसरे पोर्ट पे लाना, यहां से क्या करेंगे अपन, खाली खोके निकालेंगे, खाली खोके डब्बे यहां से निकलेंगे। ये बीच रास्ते में ये शिप और वो शिप मिलेगा एक दूसरे को। फिर ये जो फॉरेन से आ रहा था शिप, उससे अपन ये वाले बॉक्सेस में वो गुड्स को लोड कर देंगे, और ये शिप जो यहां से निकला था वो ये गुड्स को लेकर के अपना इधर आएगा धीरे से, और ये शिप वापस चले जाएगा। तो अल्टीमेट क्या, असली में क्या हुआ, अदला बदली कर दिए गुड्स का, और ये डब्बे जो खाली निकले थे उस पर गुड्स डाल दिए सोनी टीवी, और वो अंदर आ गया। और जब यहाँ आएगा तो हम बोलेंगे अरे सोनी टीवी इंपोर्ट कर रहे, कहां से, ये यहां से देखो, चेन्नई से सोनी टीवी लेके आ रहे हैं हम बॉम्बे, लेकिन यहां से सिर्फ डब्बे निकाले थे, एक्चुअल टीवी थे ही नहीं। गुरु मूवी देखना आप इसके लिए, मैं 2 मूवीज आपको बताए थे बीच में, बर्बाद कंपनी, बर्बाद कंपनी नहीं, कौन सा था, बादशाह कंपनी, साला नाम भूल जाता हूं यार मैं, बदमाश कंपनी, बदमाश कंपनी एक है उसका, कौन, शाहिद कपूर का, और एक उसमें जूते इंपोर्ट करता है वो, और एक है तुम्हारा गुरु, अंबानी के ऊपर जो है, धीरूभाई अंबानी के ऊपर है, देखने का उसमें दिखाया सब ये। तो अगर ऐसा है तो फिर ये जो काड़ी कर रहे हैं आप यहां अदला बदली, इसको चेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई भी फिर ऐसे ही करेंगे, सब इंपोर्टेड गुड्स अंदर आएंगे और आके बोलेंगे अरे अपना ही है, ये तो डोमेस्टिक गुड्स है, नो ड्यूटी। तो इसलिए देखो क्या रेगुलेशंस बनाए गवर्नमेंट ने, अपन देखते हैं। कोस्टल गुड्स 91 कोई काम का नहीं है, चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू बैगेज एंड स्टोर्स, भूल जाओ उसको। एंट्री ऑफ कोस्टल गुड्स, अच्छा मैं पहले ऊपर समझा दूं आपको। ये जब अपन यहां से, जैसे फॉर एग्जांपल ये चेन्नई है, चेन्नई से जब ये गुड्स निकलेगा तो जो सोनी कंपनी यहां से गुड्स रिमूव कर रही है, सोनी टीवी उनका प्लांट है चेन्नई में, वहां से गुड्स रिमूव होगा और बॉम्बे आ रहा है, तो यहां से जिसके गुड्स है वो डिक्लेरेशन देता है टू दी इंचार्ज, डिक्लेरेशन एक देना पड़ता है, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कोस्टल गुड्स। ये अपन देखेंगे एंट्री ऑफ कोस्टल गुड्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसका, उसमें डिक्लेरेशन दो कि फलाने फलाने गुड्स है और हम अपने ही किसी पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं बॉम्बे में। फिर ये जो शिप इंचार्ज है उसको हमने डिक्लेरेशन दे दिया, गुड्स हैंड ओवर कर दिए, उसने गुड्स लोड कर दिए, और वो एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा विद दी कस्टम्स ऑफिस एट दैट प्लेस कि ये गुड्स मेरे को लेके जाने दो।
फिर वहां जो कस्टम्स ऑफिसर वो चेक करेगा गुड्स का डिस्क्रिप्शन, डब्बे खाली तो नहीं है, सब भरे हुए हैं, बराबर गुड्स है, सब चेक करके उसको सर्टिफाई करेगा कि ठीक है ये गुड्स को लेके तुम जा सकते हो। साथ में ये जो शिप इंचार्ज होते हैं उनको एक एडवाइस बुक मेंटेन करने की है। एक एडवाइस बुक रहती है लॉग बुक की तरह, जिसमें जहां जहां जो जो पोर्ट पे हो जाता है सब जगह एंट्री करवाएंगे उसमें वहां के कस्टम्स ऑफिसर से कि तुम कब आए, कब गए, क्या गुड्स लोड किया, क्या गुड्स अनलोड किया, पूरी एंट्रीज होती है उसके अंदर। तो लॉग बुक में एंटर हो जाएगा कि इतना गुड्स ये लेके निकल रहा है। फिर निकलो, रास्ते में कहीं पर भी कोई भी कस्टम्स ऑफिसर ने रोका पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो उसको लॉग बुक बताने का और गुड्स बताने का कि ये गुड्स है, ये लॉग बुक है हमारे पास, यानी एडवाइस बुक, और ये उसके बिल्स है, बिल ऑफ कोस्टल गुड्स डिक्लेरेशन ये। तो वहां पे ऑफिसर वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं, अगर सब बराबर है जाओ, कुछ भी लफड़ा हुआ तो गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। फिर जब तुम पहुंचोगे बॉम्बे तो वहां पर ये गुड्स डिलीवर करना है, तो उसके साथ में एडवाइस बुक दिखाऊंगे वहां के कस्टम्स ऑफिसर को, और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स है वो दिखाऊंगे। फिर वहां पे अनलोडिंग हो जाएगा, सब कुछ बराबर है तो अनलोडिंग हो जाएगा। अनलोडिंग होने के बाद तुम्हारे एडवाइस बुक में एंट्री मार देगा कस्टम्स ऑफिसर दैट द गुड्स हैव बीन अनलोडेड, तो तुम्हारा काम हो गया। तो इस तरह से पूरा मूवमेंट का कंट्रोल कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास होता है। तो देखो लिखा है वहां एंट्री ऑफ कोस्टल गुड्स, द कंसाइनर, यानी चेन्नई से जिसका गुड्स जा रहा था, सोनी टेलीविजन्स, सोनी कंपनी, the consigner of coastal goods shall make an entry thereof by presenting to the proper officer a bill of coastal goods in the prescribed form. Bill of coastal goods बनेगा, अंडरलाइन करो। Every such consigner while presenting the bill of coastal goods shall at the foot thereof subscribe to a declaration of truth. जो कुछ लिखा है सब कुछ सच लिखा है, वो तो ठीक है। Then coastal goods not to be loaded until the bill relating thereto is passed. तो हमने बिल सबमिट किया, फिर कस्टम्स ऑफिसर पास करेगा, पास हो जाएगा तब ये गुड्स लोड होगा। द मास्टर ऑफ द वेसल शैल नॉट परमिट द लोडिंग ऑफ कोस्टल गुड्स ऑन द वेसल अंटिल द बिल, जो अपन ने सबमिट किया था, हैज बीन पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एंड हैज बीन डिलीवर्ड टू द मास्टर बाय द कंसाइनर। पास हो जाएगा, फिर मैं एक कॉपी मास्टर को दे दूंगा, फिर वो लोडिंग करेगा। देन क्लियरेंस ऑफ कोस्टल गुड्स एट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे जब पहुंचेगा तो ये मास्टर ऑफ द वेसल क्या करेगा कि लिखा है शैल कैरी ऑन बोर्ड द वेसल ऑल बिल्स, जो बिल मैंने हैंड ओवर किया था उसको कैरी करके लेके जाना है, रिलेटिंग टू सच गुड्स डिलीवर्ड टू हिम, एंड शैल इमीडिएटली ऑन अराइवल ऑफ द वेसल एट द कस्टम्स और कोस्टल पोर्ट डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट पोर्ट ऑल बिल्स रिलेटिंग टू गुड्स विच आर टू बी अनलोडेड एट दैट पोर्ट। तो वहां जाके बताएंगे ये गुड्स है, ये उनके बिल्स है, देख लो, चेक कर लो। अच्छा, एक पॉइंट यहां आपको समझना है, कस्टम्स पोर्ट भी बीच में आ गया, तो एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि जो इंपोर्टेड गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं वो सिर्फ कस्टम्स पोर्ट पे आ सकते हैं, उनका डीलिंग सिर्फ कस्टम्स पोर्ट से होगा एंट्री। लेकिन जो कोस्टल गुड्स है इनका जो लाना ले जाना है वो कस्टम्स पोर्ट से भी होता है एंड कोस्टल पोर्ट्स से भी होता है। तो कोस्टल पोर्ट्स जो है ये वो पोर्ट्स है जो कस्टम पोर्ट नहीं है, तो ये इंपोर्टेड गुड्स में डील नहीं कर सकते, ये सिर्फ कोस्टल लोकल इंडिया में जो है उसके लिए डील करेंगे। लेकिन कोस्टल गुड्स कस्टम पोर्ट पे भी जा सकता है, याद रखो, कोस्टल गुड्स कैन बी क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम्स पोर्ट ऑल्सो। तो इसलिए यहां दोनों दिए हैं, कस्टम्स और कोस्टल पोर्ट। और फिर सबसेक्शन 2 में कहता है कि where the coastal goods are unloaded at any port, the officer shall permit clearance thereof if he is satisfied that they are entered in the bill of coastal goods delivered to him. तो यहां ड्यूटी कुछ नहीं लगती, बस ये साबित करना है कि बिल है और उसमें गुड्स मेंशन है और गुड्स बराबर है, यही है वही है, तो उसको अलाउ कर देंगे वहां, क्लियरेंस विल बी अलाउड।
और फिर जो मैंने कहा कि मास्टर ऑफ द वेसल जो रहता है उसको एडवाइस बुक एक मेंटेन करना पड़ता है जिसमें हर पोर्ट पे एंट्रीज की जाएगी. द कस्टम्स ऑफिसर्स विल मेक एंट्रीज इन दिस एडवाइस बुक. तो वहां लिखा है द मास्टर ऑफ एवरी वेसल कैरिंग कोस्टल गुड्स शैल बी सप्लाइड बाय कस्टम्स अथॉरिटीज विद ए बुक टू बी कॉल्ड एज एडवाइस बुक. द प्रॉपर ऑफिसर एट ईच पोर्ट ऑफ कॉल by such vessel shall make such entries in the advice book as he deems fit relating to goods loaded या unloaded. Loading unloading दोनों का एंट्री होगा. तो यहाँ लोडिंग का एंट्री होगा और फिर अनलोडिंग का नीचे दिया है. The master of every such vessel shall carry the advice book on board the vessel and shall at the arrival at each port of call deliver it to the proper officer at that port for his inspection. तो वो इंस्पेक्शन करके जब क्लियरेंस ऑर्डर दे देता है तो वो भी उसमें एंट्री मार देगा कि द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड. और फिर 96 में दिया जो मैंने आपको ऊपर बताया कि कोस्टल गुड्स जो है वो कहां पे जा सकते हैं, कस्टम्स पोर्ट या कोस्टल पोर्ट ओनली. कोस्टल पोर्ट या कस्टम पोर्ट जो गवर्नमेंट अनाउंस करके रखे वहीं पर इनका मूवमेंट होगा. और आखिरी में लिखा है नो कोस्टल वेसल टू लीव विदाउट रिटन ऑर्डर. डिपार्चर ऑर्डर इसको भी लेना पड़ता है. तो वहां लिखा है द मास्टर ऑफ द वेसल शैल विच हैज ब्रॉट और लोडेड एनी कोस्टल गुड्स एट अ कस्टम्स और कोस्टल पोर्ट शैल नॉट कॉज और परमिट द वेसल टू डिपार्ट फ्रॉम सच पोर्ट अंटिल अ रिटन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट हैज बीन गिवन बाय द प्रॉपर ऑफिसर. प्रॉपर ऑफिसर के राइटिंग में ऑर्डर के बिना वो जा नहीं सकता. और ये ऑर्डर मिलने की कंडीशंस क्या है तो वो सबसेक्शन 2 में दी है. नो सच ऑर्डर शैल बी गिवन अंटिल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल. क्या? द मास्टर ऑफ द वेसल हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस पुट टू हिम अंडर सेक्शन 38. सेक्शन 38 देखा था अपन ने, उसमें क्वेश्चंस आते हैं. ऑफिसर ऑन बोर्ड जा सकता है, क्वेश्चन कर सकता है. तो जब तक वो सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम नहीं दोगे वो तुमको जाने नहीं देगा. Then all charges and penalties due in respect of that vessel have been paid या secured. या तो पे कर दिया या गारंटी दिया है कि हम पे करेंगे. Then master of the vessel has satisfied the proper officer that no penalty is leviable under section 116. यानी तुमने कोई वायोलेशन नहीं किया है, कोई वायोलेशन नहीं है जिसकी वजह से पेनल्टी लगे, या अगर पेनल्टी लग रही है तो मैंने पे कर दिया है और the payment of penalty has been levied upon has been made. जो पेनल्टी लगी है मैंने दे दिया है, या मैं गारंटी दे रहा हूं, सिक्योरिटी गारंटी देके जा रहा हूं कि मैं इसको दे दूंगा. And the provisions of this chapter and any rules and regulations relating to coastal goods and vessels carrying coastal goods have been complied with. मैंने सारे कंडीशन, सारे प्रोविजंस को कंप्लाई किया है. तो 4 पॉइंट सेटिस्फाई होंगे तब आपको जाने दिया जाएगा. और फिर आखिरी में है कि नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के जो सेक्शंस है कुछ वो कोस्टल गुड्स को भी लगेंगे. तो नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमने देखा था सेक्शन 29 से लेके, तो उसमें देखो क्या लिखता है. सेक्शन 33 इंस्पेक्शन वगैरह, 34 हॉलीडे वगैरह का रहता है, 36 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू कोस्टल गुड्स एज दे अप्लाई टू इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स. ये तीनों सेक्शन जैसे नॉर्मल लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स को, वैसे यहां पे भी लगेंगे. तो ऑल लोडिंग अनलोडिंग शुड बी अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ द ऑफिसर. फिर उसमें हॉलीडे वगैरह को लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते, तो वो सब यहां पे भी लगेंगे. देन सेक्शन 37 एंड 38 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू वेसल्स कैरिंग कोस्टल गुड्स एज दे अप्लाई टू वेसल्स कैरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स. ये दो सेक्शन भी लगेंगे. And the central government by notification direct that all or any of the provisions of chapter 6 and the provisions of 45 shall apply to coastal goods or vessels carrying coastal goods subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification. 45 यानी कस्टडी. तो कस्टडी का जो सेक्शन है वो भी इनको लगेगा सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस. कस्टोडियन के पास जाता है गुड्स. और फिर उसमें एक नोटिफिकेशन है देखो कि ऑल वेसल्स कैरिंग एक्सक्लूसिवली कोस्टल गुड्स. तुम्हारे पास इंपोर्ट गुड्स है ही नहीं, सबके सब कोस्टल गुड्स ही है, एक्सक्लूसिवली आर एग्जेम्प्ट
from the provisions of section 92, 93, 94, 95, 97 and 98(1), ये जो पूरे अपन ने देखे चैप्टर के of the Customs Act. Earlier such vessels were exempted from the provisions of 92, 93, 94, 97 and 98(1). Thus the exemption from the provisions of 95 was not available earlier, but now it is allowed. तो तुमको क्या करना है पहले और बाद में? तुमको तो जो बाद में है वही पढ़ना है. And such vessels operating from berths used by vessels carrying imported goods or export goods will have to comply with the provisions of section 30, that is import manifest, and 41, that is export manifest. अगर तुम वो बर्थ्स को यूज करते हो, कौन से बर्थ जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स आते हैं, वहां तुम्हारा कोस्टल शिप भी जाके अगर खड़ा हो रहा है तो तुमको आईजीएम का रिक्वायरमेंट लगेगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट देना पड़ेगा. And the person in charge of such vessel or his agent will deliver to the proper officer a coastal manifest prior to the arrival of the vessel or departure as the case may be. A new format has been prescribed for them. ठीक है, that's okay, कोई काम का नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. Revised procedure shall apply to this. No, कोई काम का नहीं है. तो इस तरह से 4 पॉइंट्स है, बहुत छोटे छोटे हैं, एक बार पढ़ के रख देने का है. और अगले लेक्चर में अपन देखेंगे बैगेज एग्जेम्पशन रूल्स ऑफ 2016. ओके.